हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हम अपनी एरो इंडिया के पिक्चर्स चेकआउट कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जो कि हमने ट्विटर पर भी पोस्ट करी। तो राफेल के स्टॉल पर LC-13 को शोकेस किया जा रहा था, जिसमें जो कन्फिग्रेशन थी वो इजरायली वेपन्स के साथ थी, मोस्टली राफेल के वेपन्स के साथ थी। तो आउटर मोस्ट पाइलॉन में पाइथन 5 लगी थी जो कि टेस्ट फायर करी जा चुकी है। तो ये दोनों वेपन स्टेशन 1 और 6 में लगी थी। वहीं पर वेपन स्टेशन 2 पे डर्बी BVR मिसाइल लगी थी, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली मार्क 3 वर्जन लगाया गया था। तो डर्बी मार्क 2 में ही रेंज एक्सटेंशन किया गया है और 100 किलोमीटर की आपको मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज मिल जाती है। मार्क 3 में जो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं और मोस्ट लाइकली डेटा लिंक को भी ऐड किया गया है। तो आपको ज़्यादा बेहतर सीकर यहाँ पर मिल जाता है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो ये ऑफरिंग में है। बाकी अगर आप वेपन स्टेशन 3 को देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्वाड लॉन्चर कन्फिग्रेशन में स्पाइस 250 दिखाई देंगे। तो हम इसके इक्विवेलेंट DRDO 100 को यूज़ करते हैं, जो कि एक इंडियन वर्जन है, पर एक आइडिया यहाँ से मिल जाता है। बाकी वेपन स्टेशन 8 में जो कि डेडिकेटेड टारगेटिंग पॉड का वेपन स्टेशन है, वहाँ लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है जो कि एज ए स्टैंडर्ड LC-13 में हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो बचे हार्ड पॉइंट्स हैं उसमें जो वेपन्स लगे हैं वो फ़िलहाल हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते, पर ऑफरिंग में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर, इसमें एक एक्सेप्शन है, स्पाइस 1000, जो कि वेपन स्टेशन 4 में लगा हुआ है। तो ये वेपन हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, पर अभी तक LC-13 से लगा हुआ इन्हें नहीं देखा गया है। अब जो वेपन स्टेशन 5 में लगा हुआ है ये एक्चुअली आइस ब्रेकर है। तो आइस ब्रेकर एक क्रूज मिसाइल है, ये इंडिया को ऑफर में है और इस मिसाइल की खास बात ये है कि एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है और ये लो लेवल टेरेन फॉलोइंग करती है, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना या फिर रडार में देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये 400 किलोग्राम की मिसाइल एक टर्बोजेट इंजन को यूज़ करती है और हायर सबसोनिक स्पीड में फ्लाई करती है। इस एडवांस मिसाइल की खासियत ये है कि ये मेन सेंसर के रूप में एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है, लेकिन वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीन मैचिंग करी जाती है और GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी ये टारगेट को हिट कर सकती है। बाकी ये 2 वे डेटा लिंक के साथ आती है और मिड फ्लाइट ही इसके कोड्स को अपडेट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी एडवांस मिसाइल है, इंडिया को ऑफर में भी है। तो अब ये ली जाती है या नहीं ली जाती है ये तो फ्यूचर कोर्स ही डिसाइड करेगा। पर क्या इस कैटेगरी की कोई क्रूज मिसाइल हमारे द्वारा खुद डेवलप करी जा रही है? तो इसका जवाब है नहीं। निर्भय क्रूज मिसाइल जो है वो लॉन्गर रेंज में हिट करने वाली है और वो भारी भी है। इस कैटेगरी में कोई भी क्रूज मिसाइल हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये ले भी ली जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और हमारे एयर टू सरफेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। अब जो लास्ट चीज़ आप देख रहे हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट के सेंटर लाइन पाइलॉन में लगा है, जो कि 7th वेपन स्टेशन है, ये कोई ड्रॉप टैंक नहीं है। ये एक्चुअली एक हैवी जैमिंग पॉड है जिसे स्काई शील्ड कहा जाता है। तो स्काई शील्ड एक वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक अटैक एंड एस्कॉर्ट जैमिंग पॉड है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर नहीं है। तो LC-13 पहले ही इजरायली स्कॉर्पियस SPJ को यूज़ करता है, जो इसको ELL 8222SB भी कहा जाता है। तो वो एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, लेकिन यहाँ पर जो स्काई शील्ड आप देख रहे हैं ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर नहीं है, ये एस्कॉर्ट जैमर है। तो ये पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकता है और इनको इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो सीड ऑपरेशन है यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक LC-13 इसको यूज़ करते हुए जो एनिमी के एयर डिफेंसेस हैं उनके ट्रैकिंग रडार्स को जैम कर सकता है, जिसके बाद दूसरे तेजस अपने एयर टू सरफेस वेपन्स से उस एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये एक वाइड बैंड जैमर है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये ऑटोनोमस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो इसको पहले से ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं और पायलट को इसमें बाद में इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है, वहाँ पर जो रियर पायलट है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म में वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है, वो डेडिकेटेड EW ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। लेकिन इस केस में आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑटोनोमसली फंक्शन करने में सक्षम है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो दूसरे इजरायली कंपोनेंट्स हैं ये उनके साथ कंपैटिबल भी है। LC-13 में जैसा कि हम जानते हैं इजरायली रेडार लगा हुआ है, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी इजरायली है और जो टारगेटिंग पॉड है ये भी इजरायली है। तो ये उसके साथ काम कर सकता है। साथ ही साथ
ये जो AES से रडार्स हैं उनको भी जैम करने में सक्षम है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें कि पब्लिक नॉलेज में ये हमारे साथ ऑपरेशनल है या नहीं है, तो ऐसा नहीं है, फ़िलहाल ऑफ़र में है। पर तेजस मार्क-1 की जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सारे मेन सब सिस्टम इजरायली हैं, तो अगर उनके साथ इन जैमर्स को इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली ये तेजस मार्क-1 की कैपेबिलिटी में एक बड़ा इजाफा होगा। तो तेजस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है कि अगर इजरायली एयरफोर्स इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करना चाहे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली। जो वेपन्स हैं सारे वो इजरायली हैं, जो एवियोनिक्स है मेन वो इजरायली हैं, जो डेटा लिंक है वो इजरायली है। तो इजरायली एयरफोर्स अगर इन्हें अडॉप्ट करना चाहे तो बिना किसी परेशानी के वो इनको अडॉप्ट कर सकती है। और जिस तरीके के इजरायली एयरफोर्स के ऑपरेशंस होते हैं जो कि मोस्टली एयर टू सरफेस ऑपरेशंस होते हैं, ऐसी कंट्री के अगेंस्ट में जिनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उनके लिहाज से तेजस जैसे प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाते हैं। लेकिन क्या कभी इजरायली एयरफोर्स इन प्लेटफॉर्म को ले सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल स्टांस है उस पर्टिकुलर रीजन में वो ऐसा है कि हम इजराइल को डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट तो नहीं दे सकते। हाँ, इनडायरेक्टली चीज़ें हो सकती हैं पर डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो एयरक्राफ्ट आप छुपा के नहीं बेच सकते, छोटे मोटे आर्म्स और एमिनेशन के साथ ये किया जा सकता है। खैर, फ्यूचर में ये जो इजरायली सिस्टम्स हैं ये इंडिजिनस सिस्टम्स से रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो इजराइल ऑफर करता है जिनका कोई इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते भी हैं। इसी में एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में तो शोकेस नहीं करी गई पर इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर हम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसे क्रिस्टल मेस 2 भी कह दिया जाता है। तो इस वेपन को भी राफेल द्वारा शोकेस किया गया था, और ये चीज़ हाल ही में सामने निकल कर आई है कि ये वेपन इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए जब हम जैमर्स की भी बात कर रहे थे और दूसरे वेपन्स की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि पब्लिक डोमेन में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है हम इसे इस्तेमाल करते भी हों। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन ऐसे ही हैं। तो जो रॉक्स है या फिर क्रिस्टल मेस 2 है, इसको भी राफेल द्वारा बनाया जाता है। ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर्स की बताई जाती है। तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि स्टैंड ऑफ रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर जैमिंग का भी कोई असर नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और ईओ सेंसर को भी यूज़ करती है टारगेट डिटेक्शन के लिए, जो कि एक पैसिव सेंसर है और इसलिए इसको जैम नहीं किया जा सकता। तो ये मिसाइल सिस्टम Su-30M कैसे फायर होता है इसके बारे में तो हमें जानकारी है, पर फ्यूचर में ये LC-30 में लगेगा या नहीं लगेगा इसकी जानकारी नहीं है, पर ये चीज़ डेफिनेटली लगाई जा सकती है। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।